हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है द फाइन ट्यून यूनिवर्स। तो अभी तक हमने क्या चर्चा किया उसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले डार्विन थ्योरी देखी, फिर न्यू डार्विनिज्म देखा और फिर डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस देखे जो कि गलत है ना। फिर हमने देखा कि साइंस की अलग अलग फील्ड से किस तरह से ये प्रूफ होता है कि डार्विन ने जो इवोल्यूशन दिया है उसके विपरीत ही कुछ हो रहा है। तो हमने फॉसिल रिकॉर्ड देखे, एक तरह के फॉसिल रिकॉर्ड देखे जो ह्यूमन से पहले के, दूसरे तरह के फॉसिल रिकॉर्ड देखे जो ह्यूमंस के, ठीक है। फिर हमने इंटेलिजेंट डिज़ाइन देखा, है ना। फिर चौथा हमने देखा कन्वर्जेंस, है ना। तो अभी आज का जो टॉपिक है, जैसे फॉसिल है तो आर्कियोलॉजी फील्ड से प्रूफ हो रहा है कि डार्विन थ्योरी गलत है ना। फिर इंटेलिजेंट डिज़ाइन से प्रूफ हो रहा है कि साइंस की अलग अलग फील्ड से पता चल रहा है कि इंटेलिजेंस है। और कन्वर्जेंस से पता चल रहा है कि जो जूलॉजी है या ब्रॉड सेंस में बोले तो बायोलॉजी है, उस फील्ड से पता चल रहा है कि डार्विन थ्योरी गलत है। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स की फील्ड से कि फिजिक्स के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि जो डार्विन का जो थ्योरी है और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो गलत है। अभी एक प्रश्न उठेगा कि जो डार्विन ने बताया वो तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, मतलब एक यूनिसेलुलर बन गया है और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है। तो कॉस्मिक लेवल पर हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी साइंटिस्ट का जो एक मेन ग्रुप है वो है मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट। मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट मीन्स जो हर चीज़ को मैटर में, फिजिकल लॉज में, केमिकल लॉज में समझाना चाहते हैं, है ना। अल्टीमेटली कोई क्रिएटर, है ना, नहीं है। तो ये जो डार्विन थ्योरी है उन मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट का एक छोटा सा पार्ट है ना। वो हर चीज़ को मैटर में समझाना चाह रहे हैं, तो स्पीसीज को समझाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया है? डार्विन थ्योरी का, है ना। उसी तरह से कॉस्मिक लेवल पर समझाने के लिए उन्होंने सहारा लिया है बिग बैंग का, है ना। तो बिग बैंग और डार्विनिज्म कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट के अलग अलग क्या है स्टेप्स हैं, है ना, कि अल्टीमेटली सब कुछ मैटर से आया है। तो हम बिग बैंग के बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको टच करेंगे क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि कैसे ये जो यूनिवर्स है उसको देखने से, अगर फिजिकल लॉज को भी हम देखेंगे, ये फिजिकल लेवल पे भी देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि बहुत ही अच्छी तरह से इसका अरेंजमेंट किया गया है ना। और ये एक अरेंजमेंट है वो केवल एक लेवल पर नहीं है, दो लेवल पर नहीं है, तीन लेवल पर नहीं है, ऐसे हजारों कॉन्स्टेंट्स हैं जो जब एक साथ में सारे कांस्टेंट मिलते हैं तब हमारी जो अर्थ है वो चल सकती है ना, उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर बहुत सारे जो कांस्टेंट है उसमें से एक भी कांस्टेंट में अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो जाए, है ना, 0.000000001 का भी अगर डिस्टरबेंस होता है किसी भी फिजिकल कांस्टेंट में, तो हमारे यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो बचपन में सबको ऐसा विचार आते हैं कि ये सब सृष्टि कैसे बनी है ना, तारे कैसे बने हैं, आकाश कैसे बना है, ये सब विचार आते हैं और घर में पूछते भी हैं ये सब कैसे बना। लेकिन प्रश्नों को क्या कर देते, दबा दिया जाता है, बोले ये सब फालतू की बातें मत करो, है ना, ये तो अपने आप बन गया है, धमाका हो गया है ना। तो वो हमको उत्तर उसमें मिल नहीं पाते हैं या अनसेटिस्फाई रह जाते हैं, है ना। लेकिन फिर बाद में हम साइंस की फील्ड में जाते हैं तो वो प्रश्न ढक जाते हैं या पूरी तरह से दब जाते हैं और हम एक साइंस की जगह क्या सीखते हैं, एथिज्म सीखते हैं, नास्तिकतावाद सीखते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं साइंस की फील्ड में जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल। एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल का अर्थ क्या है कि जब हम इस यूनिवर्स को देखते हैं और इस यूनिवर्स का एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट देखते हैं तो उससे एक मन में आता है कि इसको डिज़ाइन किया गया है ना। ये केवल एक रैंडमली अनडायरेक्टेड नेचुरल प्रोसेस से नहीं आया है ना।
कोई ना कोई डिजाइन इसको किया गया है ना। तो एंथ्रोपोलॉजिकल प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। एक ये वैज्ञानिक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, केनेथ ई बोल्डिंग। इन्होंने बोला है कि जो कॉस्मोलॉजी की फील्ड है हमारी, वो बहुत ही क्या इनसिक्योर है। इनसिक्योर मतलब असुरक्षित। असुरक्षित क्यों है? क्योंकि इसमें हम ऐसे इंसिडेंट को स्टडी कर रहे हैं जो बहुत पहले हुए थे, है ना। बिग बैंग कब हुआ था? हाँ, 13.6 या 14 बिलियंस। 14 बिलियंस मतलब बहुत बहुत पुराना। तो उसकी स्टडी और वहां से कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, तो इसको तो हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना। इसको हम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। तो कॉस्मोलॉजी इज लाइकली टू बी वेरी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज इट स्टडीज ए वेरी लार्ज यूनिवर्स विद ए स्मॉल एंड बायस्ड सैंपल, है ना। इतनी लंबी घटना हुई है ना। अभी मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि 1857 में सबसे पहला फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे ने ऐसा किया, ठीक है। अभी हमें हिस्टोरिकल डेटा कुछ भी नहीं है। 1857 से लेकर 2020 तक कुछ भी नहीं है ना। पर इतना पता है कि 1857 में कुछ स्टार्ट हुआ था। अभी हम इसको स्पेकुलेट करना चालू कर दिए कि मे बी ऐसा हुआ होगा या ये बारूद चालू की होगी। जैसे ये आता है कि वो जो कारतूस बनाए थे उसमें क्या था, गाय की चर्बी थी। तो गाय की चर्बी खाए से कारतूस निकालने के लिए पहले उसको मुख में रखना पड़ता है ना। तो वो पूरी जो हिंदू कम्युनिटी था वो पूरा भड़क गया था कि आपने ऐसे कारतूस क्यों बनाया जिसमें गाय की चर्बी है ना। अभी हमको पता है, लेकिन अगर 1857 में कुछ भी नहीं पता है और हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और 150 साल की हिस्ट्री हमने एक बुक बना दी और उसमें लिख दिया पूरा स्पेकुलेशन से, तो उसमें कितनी सारी गलतियां हो सकती हैं। और बिग बैंग क्या है, 14 बिलियन मतलब करोड़ों अरबों साल पहला है, और हम हिस्ट्री बता रहे हैं कि एक विस्फोट हुआ और धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया और आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो ये क्या है, बहुत ही जस्ट एक स्पेकुलेशन है, या एक हाइपोथेसिस है ना, एक मन की केवल कल्पना है, उसका कोई सॉलिड कोई प्रूफ नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं कि आप जो क्रिएटर को बोल रहे हैं उसका भी प्रूफ नहीं है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें क्रिएटर कौन है, कैसे क्रिएशन किया है, इसके बारे में चर्चा नहीं की अभी तक। अभी तो हम केवल एक इस पूरी सृष्टि को देखकर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस होना चाहिए, और वो भी हमको आर्कियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की फील्ड से पता चल रहा है। करेक्ट। ये एक ऐसा है जैसे कुएं के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ, या हम देखें तो मेढक बैठा हुआ है ना। तो एक कीड़ा है और कुएं के अंदर से उसको छोटा सा यूनिवर्स, थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, आकाश का थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं सारा इस आकाश के बारे में जान सकता हूँ। करेक्ट। तो उसी तरह से एक जो ब्रॉड यूनिवर्स है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम एक छोटे से क्या कीड़े हैं। हम अपने टेलीस्कोप से या अलग अलग सैटेलाइट से देख रहे हैं कि यूनिवर्स ऐसा होना चाहिए, है ना। एक कुआं है जिसका नाम है नासा, है ना। उसमें मिस्टर साइंटिस्ट बैठा हुआ है, डॉक्टर साइंटिस्ट बैठा हुआ है। वो अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कुएं के बाहर जो यूनिवर्स दिख रहा है वो देखना चाहता है ना। तो उसको इनकम्प्लीट नॉलेज आएगी। तो उसी तरह से अगर हम भी अपने सैटेलाइट से या टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, अलग अलग स्कोप से यूनिवर्स को देखना चाहेंगे तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज हमको पता चलेगी। और इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ हम देखते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, और कौन कौन से हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और प्रोटॉन का एक पर्टिकुलर मास होता है, इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है ना।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फोर्सेस होते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू? -11 है ना। तो चलिए, वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है उसके लिए यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए। जब उतना मास होगा तब आज जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने सारा मास छान मारा अपने इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन उनको मास मिल नहीं रहा, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए है ना। वो एनर्जी यूनिवर्स को क्या कर रही है? एक्सपांड कर रही है, उनके अकॉर्डिंग क्या है? एक्सपांड कर रही है ना। तो उतना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, तब वो यूनिवर्स एक्सपांड हो पाएगा। तो उनको ना तो मास दिख रहा है ना एनर्जी दिख रही है। तो इसीलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया उसका? डार्क एनर्जी और डार्क मास। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, नाम कितना अच्छा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का मतलब क्या है? कि हमको वो पता नहीं है, हमको वो पता नहीं है। उसको कहने का एक तरीका है कि डार्क एनर्जी डार्क मैटर, ठीक है। तो अभी जो हमको पता नहीं है यूनिवर्स के बारे में वो कितना है? डार्क एनर्जी कितनी है? 72%। और डार्क मैटर कितना है? 23%। टोटल कितना हुआ? 95%। तो 95 to 96% हमें यूनिवर्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये वैल्यू क्यों देना पड़ा उनको? क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं देंगे, ये मास नहीं देंगे, ये एनर्जी नहीं देंगे, तो आज जो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख रहे हैं, जो एनर्जी है और मैटर है वो उतनी होनी चाहिए, तब वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा। तो 4% हमको पता है, और 4% में भी क्या है? 0.4% का भी 0.4% है वो स्टार्स है। और उन स्टार्स में से गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में एक छोटी सी हमारी अर्थ है। तो हमें केवल 0.4% ही पूरे यूनिवर्स के बारे में पता है। और हम इसको बता सकते हैं कि बिग बैंग से लेके आज तक क्या हुआ वो हम बता सकते हैं। और हमको पता कितना है? केवल 4% के बारे में, है ना। और साइंटिस्ट इसको नहीं बोलेंगे कि हमको पता नहीं है, वो तो डार्क मैटर डार्क एनर्जी बोल देंगे। तो ये समस्या है। फिर आता है ये बिग बैंग। तो इसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक वैज्ञानिक है, एक्चुअली बिग बैंग से पहले बिग बैंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में साइंटिस्ट। उससे पहले एक थ्योरी था जिसका नाम था स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी मतलब यूनिवर्स हमेशा से है, यूनिवर्स कभी बना नहीं है, हमेशा से है। क्योंकि वैज्ञानिक सोचते थे अगर हम ये बोलेंगे कि यूनिवर्स एक पॉइंट पर आकर या एक टाइम पर आकर बना है तो वो क्रिएटर आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएंगे? रिलीजियस इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे, हमें रिलीजन में जाना पड़ेगा, और रिलीजन में हम जाना नहीं चाहते। इसीलिए वो क्या सोचते थे? स्टडी स्टेट थ्योरी। लेकिन बाद में जब बिग बैंग थ्योरी को निकाला गया और उसको साइंटिफिक डेटास के अनुसार प्रूव किया गया कि क्रिएटर की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हम इस यूनिवर्स का बिगनिंग बता सकते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी आ गई, है ना। तो एक वैज्ञानिक है ना, उनका हम स्टेटमेंट सुनते हैं। उनसे पूछा गया कि जो फिजिकल लॉज हैं, यूनिवर्स है, वो कैसे बने, या बिग बैंग से पहले क्या था, या बिग बैंग स्टार्ट ही कैसे हुआ, है ना। ये बहुत बड़े नोबेल लॉरिएट हैं, ये इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल लॉज कैसे बने हैं और बिग बैंग से पहले क्या था और बिग बैंग हुआ क्यों। ये 3 प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। Hello, my name is Linus Peterson, and I'm a student at Linköpings Universitet in biotechnology. And my question has to do with what happened before the Big Bang. Will we ever know what happened before the Big Bang, and what will it take for us to figure that out? That's a question I really like to have answered. So if you can answer that, I'll be very delighted. Thank you.
तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले है, वहाँ का स्टूडेंट है, वो बोल रहे हैं। Hi, Magnus. I think your question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course, the short answer is we don't know, and we might never know. But your bigger question is, well, what could we learn to find out? So I think there are two parts of it. One is observational. तो पहले उसने बताया कि बिग बैंग के पहले क्या हुआ वो हमें पता नहीं है और हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसको हम स्टडी करते हैं। Would we ever discover something that's in the sky or in some other way that was not expected, that would tell us what was there as some leftover from the previous material? And the other one is theoretical. Can the mathematicians make a theory and that survives test, that explains everything we know about, say, elementary particles that we get from the Large Hadron Collider and everything else we know, and still tells us something definite about what happened before the Big Bang? Now, will this happen? It's kind of a guess, but I think there will be a time when we have a theory of everything. Many people are working for this theory. This would probably require unifying the quantum mechanics of ordinary particles with the quantum mechanics of gravity that we are only guessing about. तो अभी कुछ समय के बाद थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हम निकालेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स और क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ ग्रेविटी, और लेकिन उसको हम अज्यूम कर रहे हैं। So we don't have a quantum gravity theory now. When we do have one, it will probably change our understanding of space and time. And so it's possible that space and time are actually a foamy structure, that they're discrete in some way, and that ideas of things coming before other things may even be changed when we come to quantum gravity. So when that happens, and if we ever get a theory that we like, maybe we'll be able to answer your question. तो बता रहे हैं कि जो क्वांटम थ्योरी फॉर ग्रेविटी है वो अभी तक हमको मिली नहीं है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में मिल जाएगी, और तब मैं आपका ये इसको आंसर दे पाऊंगा। लेकिन पहले ही बोल दिया है कि हमें पता नहीं है और कभी हम जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं और फिर हो सकता है जान जाए। तो ये है हमारी साइंस। नोबेल प्राइज विनर एंड प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एट बर्कले, डॉक्टर एलेक्सी फिलिपेंको, है ना। उनके क्या बताते हैं? What is the origin of laws of physics? I don't know. And that's a question science can't answer. What if the laws of physics have always existed and they give rise to a universe, our universe, and perhaps even multiple universes? That is the possibility, but it is a possibility that is sort of outside the realm of science, because we don't know of any way to experimentally or observationally test whether that is the correct hypothesis. फिर जो रशियन टीवी का वो है आरजे, वो पूछ रहा है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, व्हाट गेव राइज टू द यूनिवर्स, व्हाई वाज देयर ए बिग बैंग? So what gave rise to the universe is an interesting question. We don't exactly know the answer to that, but we have some ideas. ये है वैज्ञानिक, और इनको नोबेल प्राइज मिला है ना। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉस्मोलॉजी का बेसिस है कि कैसे यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, कितना क्या फ्लिकरिंग है, पता ही नहीं है, और उसको हम बिलीव करके चले आ रहे हैं। तो खैर बिग बैंग की हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जो फाइन ट्यूनिंग यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं, कुछ लिए हैं, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन, फैराडे, है ना, एवोगैड्रो। तो ये जो फिजिकल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, है ना, अलग अलग कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ जब सारी वैल्यूज़ एक साथ होती है तो ही यूनिवर्स वर्किंग स्टेज में होगा। अगर किसी वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, है ना। अभी इसमें ये करीब 8-10 कांस्टेंट है, करेक्ट। इसमें अगर हम किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर देंगे, थोड़ा भी चेंज करेंगे
यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, है ना। वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये हिंट मिल रहा है कि ये कोई चांस या रैंडम से नहीं हो सकता है ना, कहीं ना कहीं फाइन ट्यून्ड है ये ना, फाइन ट्यूनर है ना। जैसे वही रेडियो का एग्जांपल कि अगर हम उसको ट्यून कर रहे हैं, मतलब रेडियो में तो केवल एक फ्रिक्वेंसी है जिसको हम एक टाइम पर एक ही रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कितनी सारी फ्रिक्वेंसी जब एक साथ मिलती हैं तो यूनिवर्स बनना और काम करना चालू करता है ना। तो अगर ये थोड़ा सा भी छोटा हो जाए, थोड़ा सा ही बड़ा हो जाए, तो ना एटम्स बनेंगे, ना स्टार्स बनेंगे, ना गैलेक्सीज बनेंगी, कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। The value of these constant appear arbitrary. Arbitrary मतलब चांस या मनमानी तरह से. That is, there is no inherent quality and property in nature that determines them. They just happen to be perfect. है ना. The probability that this perfection could be the result of pure chance is beyond exceedingly small. तो प्योर चांस से तो ये आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक वैल्यू होती तो मान भी लेते. इतनी सारे कांस्टेंट एक साथ मिल रहे हैं, है ना. तो ये फाइन ट्यूनिंग क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग? ऑब्जर्वेशन दैट कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ एनी काइंड would be impossible anywhere in the universe if the value of physical constant differed by small amounts. तो फिजिकल कांस्टेंट में की वैल्यू में अगर थोड़ा भी चेंज आता है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं. अगर यूनिवर्स है, थोड़ा सा यूनिवर्स जो एक्सपांड कर रहा है उनके अकॉर्डिंग, अगर थोड़ा सा फास्ट एक्सपांड करता तो स्टार फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर थोड़ा स्लो एक्सपांड करता तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा ही देखेंगे. जैसे 21% ऑक्सीजन है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ना, यूनिवर्स का एक्सपांड रेट है, थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, टिल्ट ऑफ अर्थ है ना, स्पीड ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है ना, जुपिटर, ये सब क्या है, बहुत ही फिक्स वैल्यू है. इसमें कोई भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं किया जा सकता. फिर इन्होंने एक मार्टिन रीज हैं जिन्होंने एक बुक लिखा है जस्ट 6 नंबर्स. तो उन्हें 6 नंबर्स लिए हैं और बताया कि ये 6 जो वैल्यूज़ हैं इतनी प्रिसाइज हैं, ये 6 वैल्यूज़ ने मिलके पूरे इस यूनिवर्स को बनाया है ना. हम एक एक करके कुछ देखेंगे इसमें. तो थोड़ा सा हम उससे पहले Since the beginning of time, all the matter in the universe has been governed by precisely balanced laws and constants. During an interview with Robin Collins, a philosopher with degrees in mathematics and physics, Strobel learned how these laws offer compelling evidence for a creator and conspire to make the universe habitable for life. The laws of physics are balanced on a razor's edge for life to occur. For example, if you didn't have something like gravity that pulled matter together, you would never get planets, you wouldn't get stars, you wouldn't get any complex organisms. If you didn't have the strong nuclear force, there would be nothing to hold protons and neutrons together in the nucleus. And so you wouldn't have any atoms, so no chemistry. If you didn't have the electromagnetic force, you would have no bonding between chemicals. You'd have no light, and the list goes on. So you need all these sorts of fundamental principles have to be in place in order for life to occur. Wipe out one of those principles, wipe out one of those laws, no life. तो अगर जो ग्रेविटी है, थोड़ा सा भी ग्रेविटी में चेंज होगा तो यूनिवर्स नहीं बनेगा. अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं है जो सारे प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है, तो सब बिखर जाएंगे. तो सबसे पहला एटम है वो ही नहीं बन पाएगा, हाइड्रोजन ही नहीं बनेगी, हाइड्रोजन से कार्बन, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, तो पूरा यूनिवर्स पे कोई लाइफ होगी नहीं. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो लाइट ही नहीं बनेगी, है ना. तो थोड़ा सा हम कुछ फाइन ट्यूनिंग देखेंगे
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जो फोर्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हाँ, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो दो मैग्नेट में अगर एन एन दोनों पास में लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, है ना। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसको बांध के रखना है, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे काम करता है? एटॉमिक लेवल पर। और ग्रेविटी किस पे काम करती है? जब बड़े बड़े मास होते हैं, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसमें भी ग्रेविटी काम करती है। लेकिन ग्रेविटी क्या है? उनका मास बहुत छोटा है, इसकी वजह से ग्रेविटी काम करती नहीं करती बराबर है ना? लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एटॉमिक लेवल पे काम करता है। जैसे बड़े बड़े मास हैं, है ना, जैसे अर्थ है ना, और पास में जुपिटर है ना, अलग अलग ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, तो उनके बीच में क्या होगी? ग्रेविटी काम करेगी, करेक्ट। लेकिन जो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें ग्रेविटी काम नहीं करती। तो इसमें बताया है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, और ग्रेविटी अगर हम मान भी लें, अगर ग्रेविटी काम करती है, ठीक है, और ये इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसका एक रेशो है जिसको बोलते हैं एन। क्या है ये? एन। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों का रेशो लिए तो कितना है? 10⁻39। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एटम्स के बीच में, और उसको ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आता है? एन आता है ना। जो एन की वैल्यू है वो बहुत ही क्या है? प्रिसाइज है। वी हैव नो थ्योरी दैट टेल्स अस द वैल्यू ऑफ एन। ऑल वी नो इज दैट नथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज ह्यूमन काइंड could have emerged if n was much less than 10⁻36। अभी मान लीजिए ये n की वैल्यू कम है, तो क्या बता रहा है? अगर n की वैल्यू, जितनी वैल्यू ये है उससे कम आती है, तो क्या बता रहा है? मतलब कौन सा फोर्स बढ़ गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया? ग्रेविटी बढ़ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया तो क्या होगा? जो स्टार बनेंगे वो बहुत जल्दी पास में आ जाएंगे, और बहुत जल्दी पास में आ जाएंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे स्टार बनेंगे, और छोटे छोटे स्टार बनेंगे तो क्या होगा? उनकी जो लाइफ स्पान होगी बहुत कम होगी। तो ऐसा बताया गया है कि अगर 10⁻36 है उससे 10⁻30 हो जाए तो जो स्टार बनेंगे वो कितनी लाइफ वाले बनेंगे? 10,000 साल वाले। और हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? हमने देखा था 14 बिलियन नहीं, 4.6 बिलियंस। और अगर एन की वैल्यू में थोड़ा भी चेंज आता है तो जो स्टार बनेगा वो कितना पुराना होगा? 10,000 साल पुराना। तो 10,000 साल में तो उसको डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। अभी जितना हमारा डेवलप हुआ है वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो उसको डिवाइड करते हैं, तो उसका जो प्रिसाइज वैल्यू है एन, उसमें अगर चेंज होता है तो क्या होगा? अर्थ बनेगी, स्टार्स बनेंगे, लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन के होंगे। और बहुत कम ड्यूरेशन के होंगे तो अभी तक जो लाइफ पहुंची है वहां तक लाइफ पहुंच ही नहीं पाएगी, और स्टार क्या होगा? खत्म हो जाएगा, है ना। अगर एन की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? एन की वैल्यू बढ़ रही मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम बढ़ रहा है और ग्रेविटी कम हो रही। तो ग्रेविटी अगर कम हो रही है तो स्टार अपने नजदीक आएंगे नहीं। स्टार फॉर्मेशन में क्या है? अलग अलग गैसेस क्या है? पास पास आनी चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा?
जो शुरुआत के एटम्स हैं हाइड्रोजन है वो ही बने रहेंगे, बाकी आगे चल के दूसरे एटम्स बनेंगे नहीं। तो अगर स्टार्स बने भी तो पहले बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो केवल उसमें हाइड्रोजन गैस होगी और कुछ नहीं होगा। तो ये एक वैल्यू है। इसके बाद चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। और हीलियम में कितने होते हैं? दो। अभी हाइड्रोजन से हीलियम बनना है तो क्या होगा? और न्यूट्रॉन कितने होते हैं हीलियम में? अरे आपको इतना बेसिक ही नहीं पता है, क्या बताएं इसमें? दो क्या? न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और हीलियम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, मान लीजिए एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 10 ग्राम है। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन का मास कितना है? 10 ग्राम। दोनों मिलते हैं तो कितना मास होना चाहिए? 20 ग्राम, लेकिन 20 नहीं होता है, 18 होता है। ये जो दो है वो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वो आपस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी है उसको ये है ना। तो पहले क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मिलेगा तो थोड़ा सा मास क्या होगा, उसमें कमी आएगी। ठीक है, वो मास में कमी आई तो उसकी एनर्जी कितनी जाएगी? E=mc²। ठीक है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या होती है? बहुत प्रिसाइज होती है। जैसे आप ये देखो, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, ये एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपस में मिलते हैं और क्या बनता है? एक कोई मॉलिक्यूल बनता है। तो इन तीनों के मास जो है इसके बराबर होना चाहिए, करेक्ट? लेकिन ऐसा होता नहीं है, मास डिफेक्ट होता है और वो क्या होती है? उससे बाइंडिंग एनर्जी बनती है। ठीक है, अभी यूनिवर्स में क्या है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है थोड़ी सी भी कम हो जाए और थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो फिर एटम्स बनेंगे नहीं, है ना? जैसे ये देखते हैं, अभी आपने कितना पढ़ा है वो देखते हैं। आप तो हर फील्ड में कच्चे निकल रहे हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक, और ये क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या हुआ? एक न्यूट्रॉन जुड़ गया तो क्या बन गया? ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हीलियम। हीलियम में कितने प्रोटॉन है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो दो ड्यूटेरियम बन के क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे, करेक्ट? समझ में आ गया? तो क्या होता है, हाइड्रोजन में पहले एक न्यूट्रॉन जाता है और क्या बनता है? ड्यूटेरियम बनता है, और दो ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनते हैं? हीलियम बनते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूटेरियम क्या होता है? बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है, तो दो ड्यूटेरियम मिलकर एक हाइड्रोजन बनते हैं तो मास डिफेक्ट कितना आता है? 0.007। और उसमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? सॉरी, 0.7% मास डिफेक्ट आता है और एनर्जी कितनी होती है? 0.007। तो 0.007 जो है अगर नहीं होगा तो ड्यूटेरियम से हीलियम नहीं बनेगा। ठीक है, अभी यहां देखते हैं।
सपोज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 0.006, ठीक है, 0.007 से 0.006 हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो जो दो ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बना रहे थे वो क्या होगा, नहीं बनेगा। तो क्या होगा, पूरे यूनिवर्स में क्या हो जाएगी, केवल हाइड्रोजन रहेगी और कुछ नहीं बचेगा, केवल थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी को कम करने से। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, क्या नहीं, हीलियम बनेगा नहीं, जो बीच का प्रोटीन है, जो ड्यूटेरियम है वहीं पर रहेगा, जिसको बोलते हैं डाई प्रोटॉन्स बन जाएंगे। तो थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी चेंज करने पर या तो हाइड्रोजन बचा या डाई प्रोटॉन्स बचा। देखिए, यूनिवर्स वुड हैव फॉरएवर कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब 0.008 हो गया तो क्या होगा, केवल डाई प्रोटॉन्स बचेंगे, नो वाटर। सोचिए कितना प्रिसाइज है, थोड़ा भी बाइंडिंग एनर्जी इधर से उधर नहीं कर सकते, ठीक है। अभी लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, पीछे खड़े हो सकते हैं, खड़े होगा, नींद आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट एटम कौन सा है, क्या, अरे आप लोग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी आपने, कार्बन। जितने सब मॉलिक्यूल्स या सब जो बनते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्बन होता है ना। अभी हीलियम से कार्बन कैसे बनेगा, हीलियम में कितने, आज तो केमिस्ट्री क्लास हो रही है, हीलियम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 और कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी 2 से 6 पहुंचना है, 2 से 6 पहुंचाना है, तो 2 से 6 कैसे पहुंचाएंगे, 2 से 6 पहुंचाना है तो 3 होंगे ना, 2 और 4 और 6, करेक्ट। अभी 3 हीलियम एक साथ कैसे मिलेंगे, 3 हीलियम एक साथ नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है, ये देखिए, एक हीलियम है, दूसरा हीलियम, तो क्या बनता है, बेरिलियम बनता है, सुना आपने। और एक बेरिलियम और एक हीलियम मिलके क्या बनता है, कार्बन बनता है, ठीक है। तो बेरिलियम क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। अभी बाइंडिंग एनर्जी से हम अगला टॉपिक आ गया, रेजोनेंट एनर्जी लेवल, है ना। तो ये जो बेरिलियम है और जो हीलियम है ये मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक रेजोनेंट एनर्जी लेवल चाहिए, उससे क्या होगा, पूरे इन्वायरमेंट में कार्बन क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इसमें अभी अगर थोड़ा चेंज किया जाए तो क्या होगा, कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और कार्बन तक पहुंचेंगे नहीं तो ऑर्गेनिक लाइफ बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, British astronomer Sir Fred Hoyle discovered that carbon has a surprising favorable resonant energy level, which when combined with the heat at a star's core allows beryllium and helium to combine more willingly than they would otherwise have done in the beryllium's short life span. Since carbon is the most important element in the organic life, one can understand how important this circumstances is. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर रेजोनेंट एनर्जी लेवल होता है तब वो कार्बन का फॉर्मेशन होता है। अभी ऑक्सीजन में कितने होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 8, ठीक है। अभी आपको कार्बन से ऑक्सीजन बनाना है तो क्या होगा, हीलियम से जोड़ सकते हैं या फिर हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो कार्बन से ऑक्सीजन बनने में भी एक पर्टिकुलर रेजोनेंट एनर्जी लेवल होता है। अगर वो रेजोनेंट एनर्जी लेवल कम हुआ तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो लाइफ नहीं बनेगा। और अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो बहुत सारा कार्बन ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, तो कार्बन नहीं बचेगा, है ना। ये देखिए, ये कार्बन है, ये हीलियम है
और ये दोनों मिलके क्या बना, ऑक्सीजन, और एनर्जी जनरेट हो जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ए डिफरेंस ऑफ इवन 4% इन द रेजोनेंट एनर्जी लेवल ऑफ ऑक्सीजन वुड हैव बर्न अप और द कार्बन, कार्बन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन बचेगी, कुछ नहीं बनेगा, लाइफ बनेगी नहीं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कितना प्रिसाइज चल रहा है। अभी लास्ट जो हमारा है ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे बिग बैंग हुआ, ठीक है, सारा मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर सारा मास एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टार कभी नहीं बनेगा। एक थोड़ा कंडेंस होना चाहिए, एक थोड़ा फैला होना चाहिए, है ना, कुछ जगह कंडेंसेशन होना चाहिए। जब कंडेंसेशन होगा तब वो क्या बन सकता है, वहां पर स्टार बन सकता है ना। तो क्या होता है, जब कंडेंसेशन होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं, तो वहां से क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी निकलती है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी निकलती है तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के दूर जाते हैं, और ग्रेविटी पास में खींचती है। तो बाइंडिंग एनर्जी से सारे मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं और ग्रेविटी पास लाती है। तो दूर जाना और पास लाना जब बैलेंस होता है तो स्टार बनता है। तो ग्रेविटी में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो या तो खिंच जाएंगे वो या दूर चले जाएंगे, और बाइंडिंग एनर्जी प्रॉब्लम हुआ तो या तो दूर चले जाएंगे या एकदम नजदीक आ जाएंगे। तो एक प्रिसाइज वैल्यू होती है उसकी, और उसके लिए जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होना चाहिए, जगह जगह पर कंडेंस होना चाहिए। उसकी वैल्यू क्या बोलते हैं, क्यू। उसको क्या बोलते हैं, क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻5, है ना। अगर -5 से थोड़ी ज्यादा हुई, -4 हो गई, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ये होगा, यूनिवर्स वुड बी इवन रिमेन डार्क एंड फीचरलेस। सारा डार्क मैटर ही रहेगा, कुछ बचेगा नहीं। अगर वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, सॉरी, ये कम का पता है और ये ज्यादा है। अगर क्यू ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सब पैक्ड हो जाएगा और सारा ब्लैक होल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और अगर ज्यादा कम हो गई तो क्या होगा, सब डार्क रह जाएगा। आप देख रहे हैं कितना प्रिसाइज में। अधिक हुआ तो क्या होगा, ब्लैक होल, और ज्यादा हुआ तो डार्क मैटर, सब कुछ। ठीक है, तो ये केवल मैं 4 डिस्कस किए। पहला कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी, तीसरा रेजोनेंट एनर्जी लेवल, और चौथा क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, You'd have no light, and the list goes on. So you need all these sorts of fundamental principles have to be in place in order for life to occur. Wipe out one of those principles, wipe out one of those laws, no life. Strobel learned that life also hinges on the precise strengths and relative values of many different physical constants. One example of this fine-tuning is the force of gravity. Imagine a ruler divided up into one. तो अब इन्होंने एक रूलर लिया जो 1 इंच का है। 1 इंच को इन्होंने कितना एक्सटेंड कर दिया, पूरे यूनिवर्स में, है ना। और उस 1 इंच का जो रूलर है उसमें एक बीच में कहीं वैल्यू है जहां पर ग्रेविटी हमको मिलती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी 0.00000 थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। Inch increments, and then stretched across the entire universe, a distance of some 14 billion light years. For the purposes of illustration, the ruler represents the possible range for gravity. In other words, the setting for the strength of gravity could have been anywhere along the ruler, but it just happens to be situated in exactly the right place so that life is possible. Now, if you were to change the force of gravity by moving the setting just 1 inch compared to the entire width of the universe, the effect on life would be catastrophic. No large-scale life forms could exist. Anything that was more than the size of a pea would be completely crushed. So you might be able to get life of a very, very primitive sort, such as bacteria, but you could never get conscious observers.
The strength of gravity is just one of at least 30 separate parameters that must be finely tuned to produce a life-sustaining universe. Another example is the cosmological constant. The cosmological constant describes the expansion speed of space The expansion speed of space. in the universe. If space expands too quickly, then the universe will spread out so quickly that material है ना? तो अगर ये इसकी वैल्यू में चेंज हुआ तो यूनिवर्स क्या होगा, बहुत तेजी से एक्सपेंड होगा, तो कोई स्टार बन ही नहीं पाएगा। फिर अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो इतना एक्सपांड नहीं हुआ तो बीच में क्या रह जाएगा, एक छोटी सी बॉल रह जाएगी। objects can't form, so you can't get stars and galaxies and planets and the types of things that we of course take for granted in our universe. Physicists have determined that the cosmological constant is fine-tuned to 1 part in 100 million billion 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 billion. Such precision has been compared to traveling hundreds of miles into space, then throwing a dart at the Earth and hitting a bullseye measuring 1/1,000,000th of an inch in diameter, an area less than the width of a single atom. तो जो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि मतलब क्रिएशन चल रहा है और एक प्रोबेबिलिटी बनी और यूनिवर्स बन गया, तो वो ऐसे ही है जैसे हम स्पेस के बाहर से निशाना लगा रहे हैं और निशाना में लगाया और बाहर से लगाया और एकदम एग्जैक्ट लग गया। Just consider those two parameters, gravity and the cosmological constant. Their level of fine-tuning is to a precision of 1 part in 100 million trillion 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 trillion. I mean, that's like 1 atom in the entire known universe. This fine-tuning is also evident at the atomic level. तो अभी उन्होंने यूनिवर्सल लेवल बताया, अभी एटॉमिक लेवल पर, है ना? The strong nuclear force binds atoms together. तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी दोनों सेम है। If the strength of this force were to decrease by 1 part in 10,000 billion 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 billion, the only element left in the universe would be hydrogen. तो अभी हमने देखा था, अगर बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा चेंज आया, बाइंडिंग एनर्जी कम है तो बाइंड नहीं कर पाएगा और केवल हाइड्रोजन ही बचेगा। Again, chemical life would not be possible. The fine-tuning of the laws and forces of physics is so precise that few theorists are comfortable invoking mere chance as an explanation, unless our universe is not the only roll of the dice. तो जैसे पासे फेंकते हैं और पासे में बाई चांस नंबर आ जाता है, तो वैसे ही बिग बैंग हुआ और बाई चांस इतना 30 फिजिकल कांस्टेंट के आ गए, एकदम एग्जैक्ट प्रिसीजन में आ गए। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं, मल्टीवर्स थ्योरी बोलते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी क्या है कि बहुत सारे यूनिवर्स बनते जा रहे हैं और एक में क्या होगा, एग्जैक्ट सब कुछ सही हो गया, ऐसा उनका कहना है। ना तो उन्होंने देखा है, ना ऑब्जर्व किया है, और कैसे वो बन रहे हैं, है ना? इसके बारे में देख। If the universe looks like it's fine-tuned for complex life, maybe there's a fine-tuner. Maybe it was fine-tuned for life. And this has certain unsavory theological implications. And so it's not surprising that those committed to a fundamentally materialistic view of reality would try to find an escape hatch. And the most popular escape hatch for this theological implication of fine-tuning is this idea of multiple universes. As its name suggests, the theory of multiple universes proposes that our universe is not alone. Instead, it is part of a vast ensemble of universes, each with a different set of laws and constants. If there's only one universe, then the conclusion that the universe... तो वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, जैसे हम जेरोक्स निकालते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स निकलते जा रहे हैं और एकदम परफेक्ट बन गया। looks fine-tuned because it is fine-tuned is inescapable. But if our universe is just one of a vast set, then you seem to have more resources to play with. Chance gets a new lease on life.
I sometimes try to imagine what physicists have in mind that postulate this idea of multiple universes. I mean, what would the generator look like that creates them? Maybe it's like a giant monolith that has dozens of different dials, each of which has to be set to the right physical constant. If we think of these parameters as dials, each of the dials is different. So if you produce enough universes with enough different dial settings, eventually, just by chance, you get one just right. So you might have to produce a trillion. सारे यूनिवर्स बन रहा है अभी, है ना, और डायल्स लगे वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्स निकलते जा trillion universes. But eventually, if you have a generator that's just spitting out just an enormous number of them, then it gets the right dial setting. And then by just chance, you get conditions right for life. So it's a huge cosmic lottery. That's the idea. It's an interesting idea. I mean, there's really only one problem with it. There's no independent evidence that it's true. Besides, it really just pushes the question back a step, because we could still ask who built the generator. है ना, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. अगर ये जनरेटर है भी जिसमें बहुत सारे फिजिक्स कांस्टेंट है, तो वो जनरेटर मशीन कहाँ से है ना. तो इस तरह से ये फाइन ट्यूनिंग जो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है, इससे हम बता सकते हैं कि फाइन ट्यूनर होना चाहिए. ठीक है, तो बस ये तो हमने ये डिस्कस तो कर ही लिया है सारे कांस्टेंट. जैसे और भी बताया है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो होता है ना, अट्रैक्शन होता है, अगर थोड़ा सा ही बढ़ जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस में चले जाएंगे. अगर थोड़ा सा ही वैल्यू कम, थोड़ा और चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उससे बाहर चले जाएंगे, है ना. तो ये फाइन ट्यूनिंग यूनिवर्स हमारा पूरा हुआ, और कल का सेशन है ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं. %4. लेकिन एक्चुअली उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट का कुछ भी जानेंगे तो वो इनसिग्निफिकेंट है. तो इसीलिए उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो हमें 4% पता है वो भी गलत. हाँ, एक्चुअली वो भी 4% भी अगर आगे चल के देखेंगे तो वो गलत होगा. वो तो क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, तो इतना उन्होंने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दे दी है. लेकिन हो सकता है आगे चल के, अभी जैसे ग्रेविटी जैसे पहले समझते थे, जिस तरह से ग्रेविटी समझी जाती थी, वो ग्रेविटी भी क्या है वो भी चेंज हो गई. अभी जैसे पहले समझ जाती थी अभी नहीं है, अभी वो क्वांटम लेवल पे आ गए. तो कहने का मतलब क्या है कि वो 4% भी क्या बहुत मतलब फ्लिम्सी है, मतलब कभी भी वो गिर सकता है. पता ही नहीं है उनको, 4% पता है. मतलब स्पेकुलेशन की भी हद होती है. मतलब 30 कांस्टेंट है जो पूरा लाइफ को एकदम लाइफ बनी हुई है. उसके लिए क्या बोला है, मल्टीवर्स थ्योरी. अभी सुनने में अच्छा लगेगा मल्टीवर्स की, यूनिवर्स बनते जा रहे हैं, एक में एकदम फिट हो गए. लेकिन कौन कैसे बन रहे हैं, कुछ आपने उसका एविडेंस देखा? आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, मतलब स्पेकुलेशन पे स्पेकुलेशन चल रहा है. कॉस्मोलॉजी के विषय में जानना चाहते हैं, बट हमारे पास परफेक्ट साइंस है, ज्योतिष शास्त्र, जिसे कि हम देखते हैं अभी भी प्रैक्टिकल है, कि वो हर चीज को देख करके, गणना देख करके वो सब चीज बता देते हैं. यस, तारों के विषय आज से 50 साल के बाद कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो बता सकते हैं, और क्या आपदा आने वाली है, मौसम के बारे में बता सकते हैं, कब खेती होना है, बादल को देख के बता सकते हैं कि अभी खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए.
पर्सनली व्यक्ति के विषय में बता देता हाँ, है yes. कि भविष्य में तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट होगा, Yes. ऐसा हो रहा है, हम्म, देखने को देखो। पूरा इतना बढ़िया एस्ट्रोनॉमी या कैलकुलेशंस हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन इस चीज को हम मानना भी नहीं चाहते हैं, जानना भी नहीं। एक्चुअली लोग ज्योतिष से क्या समझते हैं, ज्योतिष मतलब जो भविष्य बताए, वो तो ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा पार्ट। ज्योतिष पूरा यूनिवर्स की गणना है, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, मौसम कैसे चेंज हो रहा है, वो सब कुछ ज्योतिष से जान सकते हैं। लेकिन आजकल ज्योतिष केवल कुंडली तक रह गई बस। ठीक है, तो अभी यस नहीं बोलो कि हम जो सुन रहे हैं, इतना हमने सुना, तो अभी हमें उससे इंस्पायर होना चाहिए कि जो रियल कॉस्मोलॉजी है, रियल बायोलॉजी है, रियल हिस्ट्री है, उसकी तरफ जाएं, ना कि फेक कॉस्मोलॉजी, फेक हिस्ट्री, फेक बायोलॉजी उसको पढ़ के जाए और उसी को हम बढ़ाते रहे। तो जो रियल हमको शास्त्रों से, वेदों से मिल रहा है, उसको पढ़ के उसका प्रचार करना, यही सब ये सेशंस का, तभी उसका अर्थ निकलेगा। नहीं तो क्या एक नॉलेज बैंक बन जाएंगे और नॉलेज मिल जाएगी और अच्छा लगेगा, चलो हमको पता है, लेकिन जब रियल उसकी तरफ नहीं जाएंगे, रियल साइंस की तरफ, रियल हिस्ट्री की तरफ, उसका कोई अर्थ नहीं है। यस क्या स्टार्स के विषय में उन्होंने बोला कि गैसेस हैं, हाँ एक फोर्स है बाइंडिंग फोर्स और एक फोर्स है ग्रेविटेशन। हाँ अब दोनों जब बैलेंस हो गया है तो वो एक स्टार है। स्टार में लेकिन ये इसी चीज को अगर हम देखें तो ये पूर्ण रूप से एक स्पेकुलेशन है। तो पहली बात तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि स्टार कैसे बना है, क्या उन्होंने लैब में बनाया है ऐसा कुछ चीज जो बता सकते हैं कि देखो ऐसा है तो इस तरीके से स्टार बनता है। मतलब वो तो वो बताया ना कि जैसे वो कुएं में कीड़ा है या मेढक है, तो छोटे से पार्ट को देख रहा है, उसको देखकर एज्यूम कर रहा है कि बाहर कैसा होगा। तो लैब में कुछ वो बाइंडिंग एनर्जी और ग्रेविटेशनल वो निकालते हैं और उससे देखते हैं कि ऐसा हो सकता है। मतलब आप देखिए, जो हम इसमें एविडेंस देख रहे हैं, साइंस तो गलत है, और फिर साइंस के अंदर जो जाएंगे उससे स्टार बने, वो भी एक स्तर पे देखा है, वो भी गलत होंगे। यस तो ये तो साइंस नहीं चल रहा है, ये तो एक फिलॉसफी चल रही है। तर्क भी कर रहा है। हाँ, मतलब फिलॉसफी मतलब उसके पीछे उनका इम्प्लीकेशन है कि क्रिएटर को हटाना है, मटेरियलिस्टिक थ्योरी, इसलिए मटेरियलिज्म बढ़ रहा है। अब तरह तरह के लॉजिक्स दिए जा रहे हैं जिससे वो प्रूव कर रहे हैं कि ये हाँ, लॉजिक, हाँ। लॉजिक से वो एक ट्रूथ पे आना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में जो साइंस की डेफिनेशन है वो तो इसको नहीं बोल सकते। एविडेंस होना चाहिए। हाँ लॉजिक से आप कैसे, यस, लॉजिक से हर चीज नहीं आ सकती। पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, साइमन मॉरिस था, हाँ। उसने बोला कि दूसरा आर्गुमेंट उसने दिया था, उसने बोला कि क्रिएटर नहीं होने चाहिए। क्रिएटर इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर क्रिएटर होगा हाँ, तो सब कुछ जो वो बना रहा है वो आइडेंटिकल होगा। लेकिन हाँ यस, ये उसने आर्गुमेंट दिया था कि क्योंकि वो एज्यूम क्या कर रहा है कि पेंटर है तो वो पेंटिंग करेगा तो सारे पेंटिंग एक जैसे एक जैसे। इसलिए क्रिएटर है तो सब कुछ एक जैसा बनाएगा। और ये तो बहुत ही चाइल्डिश टाइप का आर्गुमेंट है, यस, क्योंकि पेंटर भी अलग अलग चीजें बनाता है और वो अगर क्रिएटर है तो वो तो भगवान है, मतलब उसकी शक्ति इतनी अलग है। वही म्यूजिक है या पेंटिंग है, तो एक ही में बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं। वो बोल रहा है कि नहीं, अगर क्रिएटर हाँ, ही एक जैसे बनाए, बच्चे से भी गिरा हुआ आर्गुमेंट जो साइंटिस्ट नॉलेज। यस, ठीक है। तो शास्त्रों को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। मैसेज ये है कि भागवतम है, भगवत गीता है, उसको अच्छी तरह से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो अगर ये भी पता नहीं है तो भी हम पूरे संसार में प्रचार कर सकते हैं। कुछ एक विशेष कम्युनिटी है, उसको प्रचार करने के लिए ये सब सेशन की आवश्यकता है। बाकी इन जनरल तो प्रभुपाद साइंटिस्टों को वैसे ही उड़ा देते थे। आपने बोला वो पासा फेंकने वाली बात, हाँ पासा फेंका तो चांस से आ गया, हाँ, उसमें भी देखेंगे उसमें भी चांस नहीं लगा हुआ। किसी ने पासा फेंका, कितना फोर्स लगाया और किसके, और फेक कौन रहा है, एयर का रेजिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से जाके वो वहीं पे रुकेगा। उसमें भी चांस नहीं है कि बाई चांस 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नहीं, मतलब वो जो नंबर आ रहा है वो चांस है, बाकी वो बहुत सारी चीज़ों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। उसमें लगे नहीं, जिसके कारण वो नहीं टर्न लेगा वो नहीं रुकेगा। मतलब वो तो बहुत छोटी चीज से इतनी बड़ी चीज को समझाना, वो अपने आप में ही ठीक है। आप लोग सब कन्विंस हैं
कन्विंस तब कन्विक्शन इसमें पॉइंट नहीं, कन्विंस, हाँ इसमें कन्विंस हाँ, होते हैं साइंस को लेकर, जो कन्विक्शन आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो गलत है। तो जैसे कि कैमरा है, तो अभी आप लेक्चर दे रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, प्रोजेक्टर चल रहा है, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो कि बना दिया गया है और जो हम देख रहे हैं आपके सामने, और आप बोल रहे हैं ये गलत है। नहीं, ये तो नहीं बोला गलत है, ये कहाँ बोला भावना तो यही आती है, ना, ना, ये तो बोले नहीं टेक्नोलॉजी गलत है। हाँ, साइंस इज रॉन्ग, सो कॉल्ड साइंस इज रॉन्ग। तो ये साइंस, ये कैमरा भी तो साइंस है, हाँ, ये लैपटॉप भी साइंस है, हम्म, ये प्रोजेक्टर भी साइंस है, हम्म, ये बिल्डिंग भी साइंस है, ये ट्यूबलाइट भी साइंस है, ये स्टेयरकेस भी साइंस है, हम्म, ये कपड़ा जो हम पहने ये भी साइंस है। हम्म, तो हम पूरा जीवन साइंस से जी रहे हैं और आप बोल रहे हैं साइंस रॉन्ग है। नहीं, सो कॉल्ड साइंस रॉन्ग है, जो साइंस में स्पेकुलेशन हो रहा है वो रॉन्ग है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। अगर मतलब ये सब बना रहे हैं तो ऐसा नहीं उसमें साइंस, उनको बुद्धि दी है, वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये सब लैपटॉप है, कैमरा है, प्रोजेक्टर है, और वो भी तो पृथ्वी में जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसी का कॉम्बिनेशन है ना। तो अगर साइंटिस्ट इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं तो वो एक फील्ड है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पूरी सृष्टि कैसे बनी, पूरा यूनिवर्स कैसे बना। तो जहाँ पर साइंस मिस्टेक कर रहा है और उसकी वजह से पूरे लोगों के जीवन खराब हो रहा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इस पर प्रचार डिपेंड नहीं करता। अगर ये हो भी नहीं तो भी प्रचार हो सकता है। ये तो जितना है बेस्ट यूज और बैड बार्गेन है, बाकी तो इसको बंद करके ही प्रचार हो सकता है। लेकिन क्या फिर सबको नींद आ जाएगी, सब सो जाएंगे, बोलने वाला सो जाएगा, सुनने वाला सो जाएगा, है ना। हाँ, बुद्धि कम है तो इसीलिए सब यूज करना पड़ रहा है। बाकी अगर ऐसा नहीं, प्रचार इन चीज़ों पे निर्भर है। अगर ये भी चीज़ हो भी नहीं तो प्रचार हो जाएगा, है ना। लेकिन दूसरा अगर एस्पेक्ट देखें, अभी हमारा लेक्चर दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि अल्टीमेटली है तो सब भगवान के द्वारा बनाई हुई ना। इसको कट कर दीजिएगा। अल्टीमेटली है तो सब भगवान के द्वारा बनाया हुआ ना। तो अगर इसको हम यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में तो क्या गलत। वास्तव में हम प्रोजेक्टर का सही यूज कर रहे हैं, हम कैमरे का सही यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप का सही यूज कर रहे हैं। और कुछ यूज होना ही नहीं चाहिए प्रोजेक्टर का, लैपटॉप का, भगवान की सेवा के अलावा और कोई यूज नहीं होना चाहिए। तब इस सृष्टि का चीजों को वास्तविक यूज है। एक पॉइंट आपने बीच में बोला, ये जो है ये अलग फील्ड है और क्रिएशन जो है वो अलग फील्ड है। हाँ, एस्पेक्ट है साइंस का। मतलब साइंस जो रियली स्टार्ट हुआ था, सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य की खोज करना, उसके लिए साइंस स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसमें खो गई वो, पंखे में, ट्यूबलाइट में, एलईडी में, कैमरे में, लैपटॉप में, उसमें साइंस खो गया। लेकिन वास्तव में साइंस तो सत्य को जानने के लिए स्टार्ट हुआ। तो हम ये जो साइंस का जो फंडामेंटल चीज़ है कि सत्य क्या है, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी टेक्नोलॉजी कितना यूज है वो अलग विषय है। लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वास्तव में भक्ति ही यूज कर सकते हैं, बाकी उसका मिसयूज ही करेंगे। एक पॉइंट हमारा इसका लेक्चर जी, ये जो टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ही लेकर के हम विश्वास करते हैं कि साइंस इज करेक्ट। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। जैसे हमने बताया कि चीज़ों का उपयोग करके प्रॉपर्टीज यूज करके उसको बना रहे हैं। और कुछ नहीं। बट ऐसी चीज़ें जो उनके बियॉन्ड है, जो कि जैसे कि हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये बहुत समय पहले हुआ है जो, या जो चीज़ें पहले हुई है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उनके बियॉन्ड है जिसको करके नहीं देख सकते, तो उसमें वो पूर्ण रूप से स्पेकुलेशन, जो कि इस फील्ड में उन्होंने 0% काम किया है। थोड़ा सा भी काम किया भी है तो 4% जाना है, और उसमें भी केवल 0.4% स्टार्स हैं, और उसमें भी हमारा एक छोटा सा प्लानिट है, और उसमें बैठ के हम बता रहे हैं कि इतना सारा है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आ रहा है कि जो उस फील्ड में जिसमें इन्होंने काम नहीं किया है, हाँ, उसको स्पेकुलेट करके इतना बना दिया है, इतना बना दी। इससे जो विचारधारा लोगों की बन गई है, Yes. उससे हम सोच रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल Yes. Yes. वही, मतलब इतना सारा बना दिया तो वो भी कर लेंगे, ये समस्या है। थोड़ा वो वाला है, हाँ, राउंड वाला है, सर्कुलर रीजन। हाँ, सही है क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सही है। सही है, टेक्नोलॉजी सही क्यों है? वो भी सही है, वो ऐसा चल रहा है। बट दोनों टोटली डिफरेंट फील्ड है, ना, और उसके विचारधारा से
प्रभावित होकर के लोग इस टेक्नोलॉजी का यस, उनके कहे अनुसार उपयोग इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे IIT, NIT, लेकिन जो वैल्यूज़ होना चाहिए, मोरलिटी होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, उस पर नहीं है ध्यान, क्योंकि सब मैटर है, तो मैटर को ही अच्छा टेक्नोलॉजी बढ़ाना है बस। ठीक है, हरे कृष्ण। पढ़ना चाहिए या नहीं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट ये फील्ड तो सही है, हाँ जो हिस्ट्री वाली फील्ड है, हाँ, जो बियॉन्ड है उनके, एक मिनट थोड़ा सा। वो चीज थोड़ा वो है, गलत है, जो हमें दिख रहा है। लेकिन जो ये फील्ड है जो हम आज पढ़ते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कैमरा ये सब चीजें हम देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस फील्ड में हमें पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि ये तो सही है, ये तो हम देख रहे हैं। ये फील्ड सही है, क्योंकि बना है ना, ये प्रोजेक्टर बना है, ये उपयोग हो रहा है, हाँ, ये तो साइंस ही बोलेंगे इसको, अलग अलग चिप्स जोड़ करके इसे बनाए गए। तो हमें ये चीज क्या हम इतना पढ़ लें कम से कम? हाँ, मतलब जितना आवश्यकता है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो वैदिक शास्त्र में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, वो पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब केवल टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे और उसके अंदर जो धारणा है एथीज़म की, उससे बच जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं वो एथीज़म को अंदर डाल रहा है, तभी तो वो डेवलपमेंट या मैटर को कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये सब हो रहा है। तो आइडियल देखा जाए तो गुरुकुल में जो अपरा विद्या होती थी, अपरा विद्या मतलब जीवन कैसे जीना है, साइंस की अलग अलग फील्ड क्या है, वो है। लेकिन अपरा विद्या अभी बची नहीं है, परा विद्या तो बहुत दूर की बात है। तो पढ़ेंगे उसको, थोड़ा बच के पढ़ेंगे, और ऑप्शन है तो गुरुकुल है, सबसे बेस्ट तो वही है। क्योंकि केवल टेक्नोलॉजी पढ़ के हम बचे रहेंगे नहीं होगा, उसके अंदर एथीज़म का इम्प्लीकेशन आ रहा है, तो उससे कैसे बचेंगे? अभी वैसे जैसे आर्किटेक्ट एक विषय है ना, तो अभी हम देखते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े मंदिर बने हैं, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज बनी हैं, लेकिन आजकल जो आर्किटेक्ट में पढ़ाया जाता है, तो वो जो मंदिर हैं, ये जो सिटीज़ हैं, उनको कैसे समझाया जाता है, एकदम नीचे दिखाया जाता है। और बहुत बड़ा कोर्स होगा तो उसमें से मुश्किल से 2-3 दिन पढ़ा देंगे कि ऐसे ऐसे मंदिर बनते थे, ऐसे ऐसे शहर। लेकिन आज जो आर्किटेक्ट डेवलप हो रहा है वो बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस, हम छोटे से स्पेस में इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, ये फैक्ट है। तो जो हमारे टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें वैदिक संस्कृति को बहुत नीचे दिखाएंगे और फिर एथीज़म को बढ़ावा देंगे, है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं?